एक दिन गुजरता है, 2, 10 और फिर पूरे 20 दिन गुजर जाते हैं। वो जनरल हॉस्पिटल के बेड पर बेहिस हरकत और बेसुध पड़ा था। 22वें दिन वो कोमा से बाहर आता है, खुद को देखता है, अपनी हालत पर रोता है। टूटा हुआ जबड़ा, टूटी हुई रीढ़ की हड्डी और टूटी हुई खोपड़ी। फिर अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ का चेहरा आंसुओं से तर था। अपने बेटे की इस माइजरेबल कंडीशन का गम उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तब वो खुद से वादा करता है कि वो जो कुछ उसके खुद के साथ इन बच्चों की वजह से हुआ, उसका बदला वो ऐसे 100 बच्चों से लेगा। और जिस तरह उसकी माँ उसके लिए रोई है, वो ऐसे ही 100 माँओं को अपने बच्चों के लिए रुलाएगा। ये आदमी कौन था? ये था लाहौर का मॉन्स्टर, 100 बच्चों का कातिल, जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम डीपली देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने जावेद इकबाल को इतना जालिम बना दिया। और आप जावेद इकबाल की ज़िंदगी की वो पहलू देखेंगे जो आज से पहले आपने ना कभी देखे और ना ही कभी सुने। अस्सलामुअलैकुम, राज से टू सी में आपको वेलकम दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दुनिया में कई सीरियल किलर गुजरे हैं जिन्होंने आगे पीछे सीक्वेंस में कई कत्ल किए। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 10 और किसी ने 40 कर दिए। लेकिन उस आदमी को हम क्या कहेंगे जिसने जिंदगी में 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया हो? मैंने उसकी ब्रूटैलिटी के अकॉर्डिंग बहुत से अल्फाज सोचे, सर्च किए, लेकिन मुझे कोई भी लफ्ज़ उसके जुल्म और बर्बरियत के हिसाब से जो उसको डिफाइन कर सके नहीं मिला। इस सानहे की शुरुआत लेट नवंबर सन 1999 के एक एतराफ़ जुर्म से होती है, जब वो पुलिस को एक खत लिखता है। मेरी गिनती 100 तक खत्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को बगैर कफन के अगली दुनिया तक गटर के जरिए पहुँचाऊंगा। इस खत में एक एक बच्चे का नाम, उसका एड्रेस और जिस तरह उसका कत्ल किया गया सारी डिटेल रिटन होती है। और आखिर में एक घर का पता दर्ज होता है, 16B रावी रोड। उस वक्त के डीएसपी तारिक कंबो इतनी बड़ी बात जो लेटर में कही गई थी उस पर डाउट का शिकार होते हैं। हर नॉर्मल इंसान की तरह उनका ज़हन इस बात को मानने से इनकारी था कि कैसे कोई 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो तस्दीक के लिए अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ दर्ज शुदा एड्रेस 16B रावी रोड पर पहुंचते हैं। खटखटाने पर दरवाजा एक 38 साल इंसान खोलता है जिसका नाम जावेद इकबाल होता है। देखने में वो तारिक कंबो को एक सीधा सादा सा मासूम इंसान मालूम होता है और तारिक कंबो के ज़हन में मौजूद डाउट और गहरा हो जाता है। फिर अचानक जावेद इकबाल बहुत वियर्डली बिहेव करना शुरू कर देता है। वो अपनी कंपनी पर गन रखकर पुलिस को फौरन वहां से जाने को कहता है और उनको वार्न करता है कि अगर वो यहाँ से न गए तो वो खुद को गोली मार लेगा। तारिक कंबो ये सब देखकर वहां से जाने का सोचते हैं। उनको यकीन होने लगता है कि जावेद इकबाल नफ्सियाती मसाइल का शिकार एक साइको है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आज वो जिस आदमी के घर से लौट रहे हैं वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट सीरियल किलर है। पुलिस अपने डाउट की बेस पर इस केस को क्लोज कर देती है। जावेद इकबाल को जब पुलिस की तरफ से अटेंशन नहीं मिलती तो वो दूसरा खत जंग न्यूज़ के एडिटर को लिखता है। 22 नवंबर 1999। एडिटर के नाम एक भारी पार्सल रिसीव होता है। कुछ दिन तो वो पार्सल ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद उस पार्सल को एडिटर के हवाले किया जाता है। एडिटर अपने ऑफिस के अंदर बैठकर जैसे ही उस पार्सल को खोलता है तो उस पार्सल के अंदर से अनगिनत छोटी छोटी तस्वीरें उसके दफ्तर के फर्श पर फैल जाती हैं। एडिटर वो सारी तस्वीरें एक एक करके उठाता है, लेकिन इस पार्सल में सिर्फ खाली तस्वीरें नहीं थी, एक 32 सफ़ात पर मबनी एतराफ़े जुर्म भी था। आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा हुआ। आपको इन तमाम बच्चों की तस्वीर और उनके एड्रेस साथ में मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं 32 सफ़ात पर मबनी डायरी आपको दे रहा हूँ। इसमें 100 बच्चों के कत्लों की मुकम्मल तफसीलात दर्ज हैं। आप मेरे घर 16B रावी रोड पर जाओ तो आपको सब सबूत मिल जाएंगे।
और जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है तो दुनिया हिल कर रह जाएगी। मैंने पहला मर्डर एक 14 साल लड़के का किया था और मारने के बाद मैंने इसकी बॉडी को एसिड के ड्रम्स में डाल दिया और एक रात में ही उसकी बॉडी डिसॉल्व हो गई। इसके बाद मैंने हर रात एक कत्ल किया और उसकी बॉडी को डिसॉल्व किया। मैं हूँ जावेद इकबाल। जंग अखबार का एडिटर पार्सल को उस वक्त के क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के सुपुर्द कर देता है। अब क्राइम रिपोर्टर के ज़हन में इस पार्सल को लेकर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। हो सकता है कि कोई जावेद इकबाल को फंसा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सारी बातें जो उसमें लिखी हुई हैं वो सारी सच हो। बहरहाल जमील चिश्ती अपने खदशात को दूर करने के लिए 16B रावी रोड पहुंचता है तो दरवाजे पर ताला लगा होता है। वो दीवार फलांग कर अंदर जाता है और अंदर का मंजर किसी भी जी रूह इंसान पर लर्जा तारी करने के लिए काफी था। कमरे में बच्चों के 85 जूतों के जोड़े मौजूद होते हैं और एक बोरी में बच्चों के कपड़े भी। कमरे की दीवारों और फर्श पर खून के स्टेन्स होते हैं और दीवारों पर मुख्तलिफ कार्ड्स चिपके होते हैं जिन पर डिफरेंट डिटेल दर्ज होती है। कुछ बॉडीज को मैंने जानबूझकर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज पूरी तरह से तस्दीक कर सकें और मैं अब दरियाए रावी पर खुदकशी करने जा रहा हूँ। ये सब चीजें देखने के दौरान जमील चिश्ती को वहाँ शदीद बदबू का एहसास होता है। वो देखते हैं कि साथ वाले कमरे में एसिड के ड्रम्स रखे होते हैं जिनमें से शदीद बदबू आ रही होती है। तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। 3 दिसंबर सन 1999 डेली जंग न्यूज़ अपने फ्रंट पेज पर इस न्यूज़ को पब्लिश कर देता है और साथ में 57 बच्चों की तस्वीर और उनके एड्रेसेस भी। मुल्क में तहलका मच जाता है। जिन वालिदैन के बच्चे मिसिंग होते हैं वो 16B रावी रोड पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। वालिदैन पर अपने बच्चों के कपड़े और जूते देखकर वहशत तारी हो जाती है और ये वहशत आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है। गलियां सुनसान और स्कूल और मोहल्ले वीरान हो जाते हैं। लोग अपने बच्चों के घर से निकलने पर डरने लगते हैं और उनका बाहर निकलना हत्ता कि स्कूल तक जाना बंद कर देते हैं। पूरा मुल्क चेन मर्डर्स की इस कहानी पर लरज़ उठता है। पुलिस के पास जावेद इकबाल का एतराफ़े जुर्म होता है, तमाम सबूत होते हैं, वालिदैन की गवाहियाँ होती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन दुनिया का जालिम तरीन सीरियल किलर जावेद इकबाल कहीं नहीं होता। लाहौर की सहमी हुई आवाम की नज़रें पुलिस और न्यूज़ चैनल पर लगी होती हैं, बट जावेद इकबाल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता मायूस होने लगती है कि फिर 29 दिसंबर 1999 को जंग न्यूज़ के ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और एक 40 साल आदमी अंदर दाखिल होता है। मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैंने 100 बच्चों को मारा है। मैं 500 को भी मार सकता था, लेकिन मेरा हदफ 100 था, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, बिल्कुल इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह? न्यूज़ एंकर उससे ढेरों सवाल पूछते हैं और वो उनको एक एक डिटेल बताता है कि कैसे और कब कब उसने बच्चों को कैसे फांसा, फिर किस तरह उसने अपने बनाए फंदे से बच्चों को मारा और फिर उनकी बॉडीज को एसिड ड्रम्स में डालकर डिसॉल्व किया। उसने बताया कि शुरू में जब वह किसी बच्चे की डेड बॉडी को एसिड में डालता तो उसको टॉयलेट में फ्लश आउट कर देता। फिर जब नेबर्स ने स्मेल की शिकायत की तो उसने बॉडीज को दरियाए रावी में बहाना शुरू किया। चीफ एडिटर ने उससे ये भी पूछा कि वो उसके पास क्यों आया है, सिक्योरिटी इदारों के पास क्यों नहीं गया, पुलिस के पास क्यों नहीं गया। तो उसका जवाब उसने यूँ दिया कि पुलिस मुझे इनकाउंटर में मार देगी, वो मुझे कोर्ट ट्रायल तक नहीं जाने देगी, इसीलिए मैं आप तक आया हूँ। फिर चीफ एडिटर सिक्योरिटी इदारों को जावेद इकबाल के सरेंडर के बारे में इन्फॉर्म करता है। चंद ही मिनटों में सैकड़ों की तादाद में आर्मी और पुलिस के जवान बिल्डिंग को अपने घेरे में ले लेते हैं और जावेद इकबाल को अरेस्ट कर लिया जाता है।
मैंने जावेद इकबाल के इस जालमाना एक्ट के बारे में बहुत सोचा कि कोई कैसे इतना जालिम हो सकता है, या फिर किसी को दुनिया से इतनी नफरत कैसे होगी कि 100 बच्चों के मर्डर के बाद भी उसे कोई रिग्रेट ना हो। तो मैंने उसके पास्ट के बारे में झांका। कुछ हकायक थे जिन्होंने उसको सफाकियत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। अगरचे वो किसी नॉर्मल इंसान के लिए कभी भी कत्ल का जवाब नहीं बन सकते, लेकिन जावेद इकबाल की लाइफ की ये पजल्स उसके केस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल जरूर साबित हो सकती हैं। जावेद इकबाल एक वेल्दी फैमिली का 6th चाइल्ड था। वो टोटल 4 बहनें और 5 भाई थे। उसके वालिदैन के मुताबिक जावेद इकबाल एक इंतहाई ज़हीन और शातिर बच्चा था। अपने बहन भाइयों से खुद का मुवाजना करने की वजह से उसके अंदर सीवियर एग्रेशन पैदा हो गया था। अपनी पसंद की चीज को हासिल करने के लिए वो हर हरबा आजमाता और उसकी बात ना मानी जाने पर वो खुद पर तशद्दुद शुरू कर देता और कई दफा रात में उठकर कहता कि मेरे पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। घर वालों के अकॉर्डिंग उन्हें लगा कि जावेद इकबाल पर शायद किसी आसिफ का साया है। इन शॉर्ट, जावेद इकबाल अपने बिहेवियर की वजह से घर वालों को परेशान रखता था। इस्लामिया कॉलेज से इंटर करने के बाद जावेद इकबाल के वालिद ने उसे आयरन रिकास्टिंग का एक बिजनेस सेट करके दिया। इस कारखाने में काम करने वालों में से अक्सरियत बच्चों की थी, क्योंकि गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को बड़ों की बनिस्बत कम उजरत पर काम की इजाज़त दे देते थे। लेकिन बच्चों की हायरिंग की ये अकलौती वजह नहीं थी। इसकी एक बड़ी वजह जावेद इकबाल का बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना था। वो एक होमोसेक्सुअल होने के साथ साथ पीडोफाइल भी था। उसका पहला शिकार कारखाने में काम करने वाला 14 साल लड़का फैसल था। फिर यह सिलसिला कभी ना रुका। अपने वालिदैन के इसरार पर वो सन 1990 में एक लड़की से अरेंज मैरिज के लिए रजामंद हो जाता है। लेकिन फिर जावेद इकबाल के खिलाफ एक बच्चे के पेरेंट्स FIR दर्ज करवाते हैं कि जावेद इकबाल ने इनके बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया। इस FIR पर जावेद इकबाल घर से भाग जाता है। पुलिस उसके वालिद और भाइयों को अरेस्ट कर लेती है और उनको 7 दिन तक सुराखों के पीछे रहना पड़ता है। फिर पुलिस जावेद इकबाल के एक साथी लड़के साजिद को अरेस्ट करती है, तो जावेद इकबाल पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे देता है, क्योंकि साजिद नामी ये लड़का भी जावेद इकबाल के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व होता है। इस केस के नतीजे में 6 माह तक जावेद इकबाल को जेल में रहना पड़ता है और इसी केस के नतीजे में उसकी शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर जावेद इकबाल को माफ़ी इस शर्त पर दी जाती है कि वो इस बच्चे के पेरेंट्स के साथ साथ मोहल्ले के हर घर से माफ़ी मांगता है और उसका माफ़ीनामा हर दीवार पर चिपकाया जाता है, जिसमें ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। जेल से बाहर निकलने के बाद भी जावेद इकबाल की नेचर में कोई चेंज नहीं आता। आयरन फैक्ट्री के अलावा वो बच्चों को घेरने के लिए एक गेमिंग जोन भी बनाता है, जिस पर वीडियो गेम्स खेलने के लिए हर वक्त बच्चों का रश लगा रहता था। यहाँ पर बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी एक खास स्ट्रेटजी थी। वो 100 रुपए का नोट जानबूझकर नीचे फेंक देता और तब तक इंतजार करता जब तक कोई बच्चा उसको उठा ना ले, और जैसे ही बच्चा उसको उठाता वो पैसे चोरी होने का बहाना करके दुकान को बंद कर देता और सब बच्चों को एक किताब में खड़ा होने को कहता। फिर बारी बारी वो बच्चों को एक प्राइवेट रूम में ले जाता और उनको सेक्सुअली हैरास करता, और जिस बच्चे के पास से रकम मिलती है उसको मुख्तलिफ तरीकों से डराता, धमकाता और आखिर में उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो बच्चे को वो 100 का नोट एज ए गिफ्ट भी दे देता ताकि इससे वो खुश हो जाए, या फिर लालच में आकर फिर से उसकी बस का निशाना बने। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने बच्चों को इस वीडियो गेम शॉप में जाने से रोक दिया। तो फिर उसने एक जिम, एक एक्वेरियम और एक स्कूल भी बनाया था, और इन सब के पीछे भी इसका मकसद खुद को बच्चों से इन टच रखना ही था। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि ये सब उसकी शिकार गाय थी, हंटिंग पॉइंट्स थे। सन 1993 में वो दूसरी शादी अपने ही साथी साजिद की बहन से करता, जिसके आई थिंक 2 मकसद थे। एक तो लोगों का उसकी शादी की वजह से उसके पास बच्चों को बेचने में रेजिस्टेंस को हटाना था, और दूसरा साजिद नामी लड़के को अपने पास रखने का जवाज मुहैया करना था। लेकिन ये शादी भी 6 माह से ज्यादा न चल सकी। जावेद इकबाल पर से कम्युनिटी का एतबार उठ चुका था, इसलिए उसका स्कूल और बाकी बिजनेस भी क्राइसिस में आ गए। इन क्राइसिस के नतीजे में वो सब कुछ बेच बाच कर लाहौर शहर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ वो एक लग्जरी हाउस बनाता है। यहाँ पर स्विमिंग पूल होने के साथ साथ हर तरह के जानवरों का जू भी होता है। जावेद इकबाल अपनी डायरी में लिखता है कि वो उसकी जिंदगी के सुनहरे दिन थे जो उसने उस घर में अपने दोस्तों के साथ गुजारे थे।
इसके दोनों साथी साजिद और नदीम उसके लिए लड़के घेरते थे। लाहौर में जावेद इकबाल को कोई हंटिंग पॉइंट बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यहाँ पर दाता दरबार, जो मुसलमानों का कदीम मजहबी शराइन है, वहाँ पर मुफ्त खाना मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दिया जाता था। घर से भागे हुए होमलेस और यतीम बच्चे वहाँ पर खाने की तलाश में कसीर तादाद में होते हैं। इसके अलावा बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन भी जावेद इकबाल के फेवरेट हंटिंग पॉइंट थे। जावेद इकबाल की ज़िंदगी को बदल देने वाला वाक़या तब हुआ जब जावेद इकबाल दाता दरबार से एक मालिशी और उसके भाई को अपने घर लेकर आया। जावेद इकबाल ने उसे भी एज यूजुअल मालिश के बाद अपनी हिवस का निशाना बनाया। जब जावेद इकबाल सो गया तो ये दोनों लड़के उठे और वहाँ पर मौजूद राइफल के बट को जावेद इकबाल के सर पर दे मारा। एक बट, दूसरा, तीसरा और फिर बट पड़ते ही गए। पुलिस आई तो जावेद इकबाल अपने ही खून में लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पर जावेद इकबाल पर रेप का चार्ज लगता है और उसको 100 करोड़ की सजा दी जाती है। जावेद इकबाल 22 दिन कोमा में रहता है। कोमा से बाहर आने के बाद भी उसके कई ऑपरेशंस होते हैं क्योंकि उसकी खोपड़ी, उसका जबड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी सब फ्रैक्चर थे। इसके इलाज में महीनों लग जाते हैं। जावेद के भाई उसको ओन करने और उसके हॉस्पिटल्स के बिल देने से इनकार कर देते हैं। सिर्फ उसकी माँ उसके साथ उधर हॉस्पिटल में होती है, जो सारा वक्त अपने बेटे की हालत देखकर रोती रहती है और आखिरकार उसी गांव में इस दुनिया से चली जाती है। इस पॉइंट पर जावेद इकबाल के अंदर का दरिंदा पूरी तरह बाहर आ जाता है। ज़हनी तौर पे अब वो बीमार होता जा रहा है, तो माँ की मौत ने उसको ट्रिगर किया। जावेद इकबाल जनरल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसके तमाम असासे उसके हॉस्पिटल्स के अखराजात में बिक चुके होते हैं, जिनमें उसका घर, गाड़ी सभी होता है। और तब जावेद इकबाल एक रेंटल हाउस 16B रवि रोड में रिहाइश इख्तियार करता है मई सन 1999। और फिर लाहौर शहर से 147 दिनों के अंदर 100 बच्चे गायब होते हैं। वो बच्चों को अच्छे खाने, रिहाइश और टीवी जैसी लग्जरी का लालच देकर घर लाता। सबसे पहले उनकी एक फोटोग्राफ लेता, फिर उनको बाहर से अच्छा खाना खिलाता, इनके कपड़े और जूते बदलवाता और उनको सेक्सुअली असॉल्ट करता। और उनको एक खास स्पॉट पर जब वो कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रहे हों, उनकी गर्दन पर पीछे बेड पर बैठकर जंजीर का बनाया फंदा रखता और उनको मार देता। और ये अमल उसने जारी रखा जब तक कि 100 तक की गिनती मुकम्मल नहीं हो गई। जावेद इकबाल के सरेंडर के बाद 2 माह तक उसका ट्रायल चलता रहा, जिसमें वो 3 दफ़ा अपनी स्टेटमेंट तब्दील करता है। पहले वो कहता है कि उसने इंतज़ामिया की तवज्जो इन होमलेस बच्चों की तरफ करवाने के लिए ये सब कुछ किया ताकि इन बच्चों को जस्टिस मिल सके। फिर वो कहता है कि उसके घर में 20 आदमी घुसे और उसके सामने इन बच्चों का मर्डर किया और वो कुछ ना कर सका, और इसी रिग्रेट में आकर उसने सरेंडर करने का फैसला किया। फिर इसके बाद फिर वो स्टेटमेंट बदलता है। वो कहता है कि एक्चुअली किसी बच्चे का कत्ल हुआ ही नहीं, सब बच्चे एक खास जगह पर महफूज हैं। उस वक्त के जज अल्लाह बख्श रांझा उसकी इन तीनों स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर वो तारीखी फैसला सुनाया जाता है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना इससे पहले कभी सुनाया गया और ना कभी शायद सुनाया जाएगा। He has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under Section 302 A PCC. After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his text. इनके इस फैसले के बाद फौरन ह्यूमन राइट की NGOs हरकत में आती हैं। उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर मोइनुद्दीन इस फैसले को कंडेम करते हैं कि ये फैसला आइन और ह्यूमन राइट के खिलाफ है और प्रैक्टिसेबल नहीं है। बट फैसले में इस वजह से कोई रद्द-बदल नहीं हो पाता कि जावेद की तरफ से केस लड़ने वाले डिफेंस लॉयर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से रिज़ाइन कर देते हैं और फिर इस सज़ा पर कोई अपील नहीं हो पाती। जावेद इकबाल के साथ साथ उसके साथी साजिद को 686 ईयर्स और नदीम को 186 ईयर और साबर जिसकी उम्र सिर्फ 13 ईयर होती है उसको 42 ईयर्स की सज़ा होती है। सज़ा सुनाए जाने के बाद जावेद इकबाल और उसके साथी साजिद को सख्त सिक्योरिटी में लखपत जेल में
अलग अलग कैबिन में बंद कर दिया जाता है। 19 अक्टूबर 2001 जेल का निगरान अपनी रूटीन के जेल विजिट पर होता है तो जावेद इकबाल को अपने कैबिन में मुर्दा हालत में देखता है और साथ वाले ही कैबिन में जावेद इकबाल का साथी भी मुर्दा पाया जाता है। इनिशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने अपनी बिस्तर की चादरों का फंदा बनाकर सुसाइड की, बट लेटर ऑन जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि उस रात 10 PM से 2 PM तक सीसीटीवी कैमरे बंद थे और गार्ड के बयान के मुताबिक उसकी आंख लग गई थी, वो सो गया था और वो कमरा भी ऐसा था कि उसकी छत बहुत ऊंची थी तो वहां से सुसाइड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इस तरह जावेद इकबाल की मौत लोगों के ज़हनों में जवाबात की बजाय कई सवालात छोड़ जाती है, क्योंकि वो मौत से पहले बार बार जेल इंतजामिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहता रहा, जिसका रीजन वो ये देता कि मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा और वो सारे बच्चे एक जगह पर सेफ हैं और उसके कत्ल किए हुए बच्चों में से चंद तो अपने घरों को लौट भी आए थे। लेकिन इसके बावजूद 75 बच्चों के पेरेंट्स ने उनकी मौत को कंफर्म भी किया और फिर जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये बताया कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान जावेद इकबाल अनफिट हो गया और वो एक्चुअली में नामर्द था। तो फिर क्वेश्चन ये है कि वो कौन था जो बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। मेरी इस वीडियो के लिए की गई रिसर्च ने मुझे आंसर देने की बजाय कई क्वेश्चन दिए। जावेद इकबाल तो चला गया, मगर 20 साल गुजरने के बावजूद भी हमारे मुल्क का निज़ाम वैसा का वैसा ही रहा। वही आए दिन ज़ैनब जैसे केसेस और वही पुलिस का दोहरा मियार। ना हालात बदले, ना तरजीहात बदली, कुछ नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं बदला। इस वाक़े को गुजरे 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, बट ये सानिहा उसका गम आज भी जिंदा है। वो आहू बका करते वालिदैन किसी को नहीं बोले और ना ही वो मासूम चेहरे ज़हनों से महव हो गए। ना आम आवाम बोली और ना ही वो लोग बोले जिन्होंने अपने बेटे, भाई या पोते खोए थे। वो सारे बच्चे दुनिया में उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन उनकी आंखों में चमकते ख्वाबों को बुझा दिया गया, उनको मार दिया गया। मेरी दुआ है कि ऐसा वाक़या दुनिया में फिर कभी रोनुमा ना हो। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।